आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज ऑफ फार्माकोलॉजी। तो कुछ फार्माकोलॉजी में ऐसी टर्मिनोलॉजीज कुछ क्या होती तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन जो आपके इस टाइम सिलेबस में जो अभी पढ़ेंगे उन टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो उन सभी टर्मिनोलॉजीज को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स नथिंग बट ड्रग्स आर मेडिकेशन और अदर सब्सटेंस हैव द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट व्हेन इंट्रोड्यूस टू द बॉडी। मीन्स कि ड्रग आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद वो क्या करता है आपकी बॉडी के साथ। ठीक, सपोज दैट आपने कोई ड्रग ली तो वो पहले क्या होती है, आपने इनटेक करी बाय माउथ, फिर उसके बाद क्या होगा, वो स्टमक में जाएगी। स्टमक में होने के जाने के बाद वो रिलीज होगी। मीन्स कि अगर कोई सॉलिड ड्रग खाई है, आपने पैरासीटामोल की टैबलेट ली है, तो वो क्या होगा, अपने छोटे छोटे पार्टिकल में वो सब डिवाइड होती चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन या उस ड्रग का रिलीज होना। उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिलती है, ब्लड वेसल्स में मिलती है जा करके। फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जहाँ पर उसको जिस प्रोटीन से बाइंड होना है, जिस रिसेप्टर से बाइंड होना है, वो वहाँ पर ब्लड के थ्रू पहुँचती है और वहाँ पर बाइंड होती है। मेटाबॉलिज्म के उस रिसेप्टर से कितने ड्यूरेशन में वो छूटती, मतलब कि उससे अलग होती है और वो मेटाबोलाइज हो जाती है। एक्सक्रीशन तो सभी लोग जानते हैं कि वाया स्टूल और वाया यूरिनेशन आपका जो ड्रग या वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि ड्रग्स वहाँ पे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स द टर्म दैट डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स की ऐसी 4 स्टेजेस जो कि फार्माकोकाइनेटिक बोली जाती हैं। उस स्टेजेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अगर आप सबको एक फार्माकोकाइनेटिक पूछ दे तो आपको सिर्फ किसको डिफाइन करना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन, इन सभी के बारे में आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बट फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, छोटे से टर्म में आप इतना बना इतना इनाफ है। अब पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ द हाउ ड्रग्स हैव इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। मतलब कि ड्रग्स का बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है या कैसे अपना एक्शन शो करता है। अगर हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं तो ये जो पैरासीटामोल मैंने अगर इंजेक्शन के थ्रू ली या मैंने एक टैबलेट ली, तो वो टैबलेट या इंजेक्शन हमारी बॉडी में कैसे एक्शन शो करता है, हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज था वो कैसे उसको लो करता है, इसके पीछे क्या सिनारियो है, क्या मैकेनिज्म है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं इस फार्माकोडायनेमिक में। सॉरी, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स ऑन बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल, व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी। वही लिखा है इसमें, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग होता है वो बॉडी के साथ क्या करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बस इसमें क्या होता है कि एक ऐसा ड्रग बनाना या एक ऐसा ड्रग जो कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से क्या हो, चीप हो, या एक ऐसे ड्रग बना हो जो कि इकोनॉमिकली जितनी उसकी प्राइस हो या जो उसका इकोनॉमिक उसका प्राइस या सेलिंग प्राइस हो उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या हो, थेराप्यूटिक एक्शन शो करे, इकोनॉमिकली डील्स विद द कॉस्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट इम्पोर्ट, ये एक ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की। ये क्या करता है कि जो ड्रग की कॉस्ट होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को ये मद्देनजर रखते हुए ड्रग का क्या थेराप्यूटिक एक्शन है उससे डील करता है। फार्माकोजेनेटिक्स आल्सो नोन एज द फार्माकोजीनोमिक्स। आप सभी जानते हैं जेनेटिक्स और जीन्स, जेनोमिक्स, ये सभी टर्म आपने पहले सुन रखे होंगे। तो फार्माकोजेनेटिक्स है उसको एक फार्माकोजीनोमिक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी हम लोगों का हेरफेर होता है या जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं फार्माकोजेनेटिक्स में, वो जीन्स या म्यूटेशंस इनसे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो सफा लिखा है इसमें, इट इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएशन इन द ड्रग रिस्पॉन्स। मतलब कि जेनेटिक चीज़ों का या जेनेटिक जो भी सब्जेक्ट है या जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी है, अगर सपोज दैट जीन्स है तो क्या इफेक्ट डालती है ड्रग के रिस्पॉन्स पे। सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल दिया गया साइटोक्रोम P450।
families of the enzyme are major players of phase 1 metabolism of the drug। अब यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो साइटोक्रोम P450 है जो कि हमारी सेल्स में पाया जाता है, ठीक, ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म फेज फर्स्ट में मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें ये इम्पैक्ट डालता है, एक मेजर रोल। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म की रेट को इंक्रीज कर देता है, साइटोक्रोम P450, ठीक है। दिस इज द एंजाइम व्हिच इज इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग व्हेन इट्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल लेवल। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द साइटोक्रोम P450। नेक्स्ट वी विल मूव टू अनदर स्लाइड। थेराप्यूटिक्स क्या होता है ना, थेराप्यूटिक डील्स विद द यूज ऑफ द ड्रग इन द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। थेराप्यूटिक अगर आपको सही भाषा में बताया जाए या सही लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बात करूं तो थेराप्यूटिक एक ऐसा वर्ड है जो कि डिफाइन करता है किसी भी ड्रग, किसी भी मॉलिक्यूल, केमिकल का यूज, वो भी किस टर्म में, उसका किसी भी डिसीज के प्रिवेंशन के टर्म में या उस डिसीज को ट्रीट करने के टर्म में यूज किया जाता है, या मुझे जो डिजायर्ड एक्शन चाहिए उस मॉलिक्यूल या ड्रग से पर्टिकुलर और मुझे वही एक्शन मिल रहा हो, दैट इज थेराप्यूटिक्स। हाँ, थेराप्यूटिक्स ट्रीटमेंट एंड द केयर ऑफ द पेशेंट फॉर द पर्पस ऑफ बोथ प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग डिसीज और एलिवेटिंग पेन और इंजरी, ठीक है, और पेन और इंजरी को एलिवेट कर देता है, ठीक है। द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक थेराप्यूटिक्स विच मीन्स द इंक्लाइन टू सर्व। नाउ दूसरा है फार्माकोएपिडर्मियोलॉजी। द फार्माकोएपिडर्मियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बोथ यूजफुल एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। द फार्माकोएपिडर्मियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द फार्माकोविजिलेंस। The pharmacovigilance is the team, or we can say it is the department of the pharmacology which deals with the adverse drug reaction of the particular drug after the fourth phase part। phase fourth क्या होता है, जब आपकी कोई ड्रग डिस्कवरी होती है, नया मॉलिक्यूल बना, उसको डिजाइन किया गया, उसकी डोसेज फॉर्म बनाई गई, उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले प्री क्लिनिकल स्टडी होती है, मतलब कि एनिमल्स पे, फिर क्लिनिकल की स्टडी पे आते हैं। क्लिनिकल स्टडी में 5 फेजेस होती हैं, 0 फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ठीक है। जो फेज 4 होता है वो फेज 4 कब होता है, मार्केट में ड्रग आ जाने के बाद उसमें 10-15 साल तक की उसमें कौन कौन से ड्रग एक्शन शो हो रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या शो हो रहा है। ऐसा तो नहीं कोई पर्टिकुलर ड्रग लेने से वो कैंसर कॉज कर रहा हो, ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर रहा हो, हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम कर रहा हो, या कुछ ऐसे सीवियर प्रॉब्लम कॉज कर रहा हो जैसे वो लीवर्स को डैमेज कर रहा हो। तो दीज आर द सिम्टम्स विच इज अराइजेस बाय द पर्टिकुलर ड्रग्स टू द पेशेंट दैट इज अफेक्टेड टू द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, दैट इज कॉल्ड द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो जो भी कंपनियां होती हैं या गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटर करने के लिए डिपार्टमेंट बना दिया, दैट इज फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसका ये पार्ट होता है फार्माकोएपिडर्मियोलॉजी। तो फार्माकोएपिडर्मियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बोथ द यूजफुल एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। मतलब कि उस ड्रग का बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लोगों में उसका एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहा है और उसका यूजफुल इफेक्ट क्या आ रहा है। इन सभी चीजों को डिस्कस करती है क्या, एपिडर्मियोलॉजी टीम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस अभी मैं पहले बता चुका हूँ। फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। द एम ऑफ द फार्माकोविजिलेंस इज टू मेजर to ensure the safe and the rational use of medicine. Since clinical trials are done on a limited number of patients, many potential adverse effects go undetected। अब हम बात करते हैं कि ये जो हम लोगों का फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट जो होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन को डिटेक्ट करता है। मीन्स कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है उस पर वर्क करता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स पे क्या उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं और कहाँ से वो कैसे और क्यों ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो कर रहा है उनमें। सपोज दैट पैरासीटामोल मैंने ली, अब मुझे तो वो सर की कोई दिक्कत नहीं, इतने सीवियर एक्शंस, उसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब 1000 लोगों पे इसका ट्रायल किया गया, 1000 लोगों में इसका ट्रायल किया गया, तो ये पाया गया कि जो जितनी इफेक्टिव मेरे लिए है, मतलब कि मेरा 20 मिनट में टेम्परेचर को अगर डाउन कर रही थी तो वो 2 घंटे बाद भी उनका डाउन नहीं कर पा रही है, ठीक। और दूसरा प्रॉब्लम क्या मिलने में आया कि जब वो खाते हैं पैरासीटामोल तो
तो उनका बीपी रेज हो जाता है और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो उन 1000 लोगों में ऐसी प्रॉब्लम, जिनको ये दो प्रॉब्लम है, बीपी की और दूसरा क्या हो रहा है, उनका जो एक्शन शो हो रहा है वो बहुत देर बाद शो हो रहा है, 2 घंटे बाद शो हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है उन 1000 लोगों में 50 लोगों में दिखी। तो इसकी स्टडी कौन करता है, इसका डाटा कौन मेंटेन करता है, वो सब फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट ही करता है, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि टॉक्सिक वर्ड है, तो मतलब कि ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसी स्टडी टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। टॉक्सिकोलॉजी क्या हो गई है कि मतलब ड्रग्स के जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं उनकी स्टडी करना, उनका अध्ययन करना ही टॉक्सिकोलॉजी। द टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड आल्सो द स्टडी ऑफ द पॉइजन्स। ठीक, वो कैसे एज अ पॉइजन्स रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे पॉइजन बन जा रहे हैं, उन सभी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना और उनके क्या क्या बॉडी में टॉक्सिक है, कैसे वो टॉक्सिक हो रहे हैं, क्या पॉइजनस इफेक्ट शो कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम लोग टॉक्सिकोलॉजी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कीमोथेरेपी क्या होता था? कीमोथेरेपी आप सभी जानते हैं, जिनके, अगर मैं ये नहीं कहता कि किसी को हो जाए, लेकिन हाँ अगर आपने कभी कैंसर पेशेंट की बात सुनी होगी तो वो होता है कि कीमो चढ़ाया गया या कीमोथेरेपी हुई है उनकी। तो कीमोथेरेपी में होता क्या है बेसिकली? द कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ द ड्रग एंड द केमिकल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शंस। द टर्म नाउ आल्सो इंक्लूड्स द यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड टू ट्रीट द मेलिग्नेंसीज। सॉरी। तो कीमोथेरेपी क्या होता है? इसमें केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। कीमोथेरेपी आल्सो यूज इन द ट्रीट द कैंसर। ठीक, हम सभी जानते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं? ऑर्फन ड्रग्स आर ड्रग्स टू बी यूज फॉर द प्रिवेंशन और द ट्रीटमेंट ऑफ द रेयर डिसीज। रेयर डिसीज क्या होती हैं? पढ़ते हैं आगे। द ऑर्फन ड्रग्स इज ए फार्मास्यूटिकल एजेंट दैट इज डेवलप्ड टू ट्रीट सर्टेन रेयर मेडिकल कंडीशन। An orphan drug would not be profitable to produce without government assistance due to the small population of patients affected by the condition. Orphan drugs ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि रेयर यूज़ होती हैं, जैसे कि कैंसर के लिए कोई मेडिसिन है तो वो क्या होता है कि हम जनरल पीपल में या डॉक्टर्स, नॉर्मल डॉक्टर्स उसको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते और वो बैन भी होती है। ठीक है, तो वो, लेकिन हाँ अगर कोई स्पेशल केस है या ऐसी कोई रेयर डिसीज़ है तो उनके ट्रीट करने के लिए हम लोग जो ड्रग को मंगाते हैं, ठीक है, वही हमारी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं। ये ऑर्फन ड्रग्स उसको बोलते हैं। ऑर्फन ड्रग्स आर यूज टू प्रिवेंशन द ट्रीटमेंट ऑफ द रेयर डिसीजेस। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फन ड्रग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया, अब भाई देखो, अगर फार्मेसी डिपार्टमेंट में आप लोग आए हो तो फार्माकोपिया तो बहुत अच्छे से ही जानते होंगे, चलो फिर भी हम बता देते हैं। फार्माकोपिया एक ये ऐसा महाग्रंथ है, आप इसको इस तरीके से मत लिखना कि ऐसा महाग्रंथ है। ठीक है, अब जैसे हमारी महाभारत किस में लिखी है? पूरी महाभारत में लिखी है भाई, है। रामायण किस में लिखी है? रामायण में लिखी है। श्री रामचरितमानस वो हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ग्रंथ है अपने। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब क्या है? ग्रंथ है। मतलब कि जितनी भी अपने पौराणिक जो घटनाएं हुई हैं, देव आदिदेव की जो भी चमत्कारी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी है XYZ, वो सब क्या है? हमारे जो पुराने साहित्यिक जो ग्रंथ है उन सब में इंक्लूडेड है। ठीक है, कि कब कौन से सन में किस विक्रम संवत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस सन में क्या हुआ, वो सब उसमें वहाँ पर मेंशन है। तो वही है फार्मा, वही नहीं, मतलब ऐसे मेडिकल हमारे फार्मेसी में क्या होता है? फार्माकोपिया होती है। फार्माकोपिया एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक होती है जो कि PCI द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक, और इसमें क्या होता है? जितने भी ड्रग्स हैं उन सब की डिटेल्स, उन सब की इवेल्युएशन टेस्ट, ठीक, कैसे उनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उनका केमिकल कंपाउंड फार्मूला, उनका एसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें फार्माकोपिया में मेंशन होता है विद स्टैंडर्ड। अब डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द ड्रग्स। इन द ग्रीक द फार्माकोन मीन्स द ड्रग एंड द पिया मीन्स द मेक। ठीक है, एक ऐसी बिक जो कि ड्रग को मेकिंग के लिए यूज करी जाती है वो फार्माकोपिया बोली जाती है, और ये अपडेटेड होती रहती है। ठीक है, इट कंटेन द लिस्ट ऑफ द ड्रग रिलेटेड द सब्सटेंसेस दैट आर प्रूव्ड फॉर द यूज, देयर सोर्सेज, फार्मूले and their information needed to prepare the drugs, their physical properties, test for the identity and the purity and the potency। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कोई भी ड्रग अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसका सोर्स क्या है, किस स्पीसीज से लिया जा रहा है, किस प्लांट से निकाला गया है, उसका आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका ऐसे करना कैसे करना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी पोटेंसी कैसे चेक करनी, प्योरिटी कैसे चेक करनी, इन सभी चीज़ों के बारे में सारा जो स्टैंडर्ड लिखा होता है, प्रोसीजर लिखा होता है, वो हमारा क्या होता है? फार्माकोपिया में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होती है? ये एक नया टर्म आया। क्रोनोफार्माकोलॉजी डील्स विद द कोरिलेशन ऑफ द ड्रग्स इफेक्ट टू द
कार्डियक रिदम, ठीक है। क्रोनोफार्माकोलॉजी द साइंस दैट इन्वॉल्व द कोरिलेशन ऑफ द ड्रग इफेक्ट टू द circadian rhythm to obtain the optimum therapeutic effect and minimize the adverse effect. Bronchospasm usually occurs at night. The blood pressure rises at dawn and dusk and is the lowest at midnight. ठीक है। अब जैसे होता क्या है, कुछ एसिड मेडिसिन होती हैं वो क्या होता है, ये क्रोनोफार्माकोलॉजी इज द डील्स विद द ड्रग इफेक्ट ऑफ द कार्डियक रिदम, ठीक है, जो क्या करती हैं कार्डियक रिदम पर निर्भर होती हैं। जैसे हमारी बायोलॉजिकल थिंग्स की एक टेंडेंसी क्या होती है कि हम लोग को मैक्सिमम होते हैं, डॉक्टर साहब शाम को खांसी आने लगती है, रात में खांसी आने लगती है, तो क्या होता है ब्रोंकाइस का तो स्पाज्म होता है, स्पाज्म मतलब सिकुड़ना, ठीक है। जो हमारी ब्रोंकाइज होती है, ब्रोंकाइज क्या होती है, जो लंग से एयरवेज जो होती है जहाँ से हमारी एयर जाती है, ठीक है, उसको ब्रोंकाइज बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब बलगम या जिसको बोलते हैं स्पुटम, ये सब वहाँ पर जब जम जाता है तो उसमें कहते हैं कि बलगम आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, खांसी आने लगती है, तो वहाँ पे क्या होता है ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, मतलब ब्रोंकाइज होती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो ये यूजुअली एट नाइट होता है, ठीक है, नाइट में होता है। तो ये जो एलर्जिक वाली दवाएं होती हैं, ये सब लेवोसिट्रिजिन और क्लोरफेनामिन ये सब वगैरह दी जाती हैं हमारी कॉमन कोल्ड में जब इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कुल मिला के यही बताता है कि जो हमारी बायोलॉजिकल थिंग्स की जो एक्टिविटीज़ है वो किस टाइम पर सबसे ज़्यादा पीक पे होती है, समझ गए। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो क्रोनोफार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट इन्वॉल्व द कोरिलेशन ऑफ द ड्रग इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट टू कार्डियक रिदम टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल थेरापेटिक इफेक्ट। जो ड्रग का इफेक्ट है उसका ऑप्टिमम मतलब कि सबसे ज़्यादा थेरापेटिक इफेक्ट पाने के लिए, ठीक है, और उसका एडवर्स इफेक्ट कम हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रोनोफार्माकोलॉजी को यूज़ करते हैं और उस ड्रग को उसी टाइम पर देते हैं कि जिस समय हमारे बॉडी में ज़्यादा दिक्कत होती है और उस ड्रग का सुटेबल यूज़ हो और एडवर्स इफेक्ट कम हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब जैसे मान लो कोई ड्रग होती है, अब कोई क्या कर रहा है, वो कॉन्स्टिट कर रहा है सेल्स को, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वो वाली ड्रग को हम लोग रात में नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है ब्रोंको स्पाज्म अगर हम करें, अगर वो सेल्स हमारी सिकोड़ देगा तो वहाँ पर क्या होगी, हमारी ब्रोंकाई भी स्पाज्म हो जाएंगी, तो इस वजह से उसको हम लोग नाइट में नहीं देंगे या उसको देने से अवॉइड करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे लिवोसिट्रिजिन है, लिवोसिट्रिजिन क्या होता है, सिट्रिजिन लिवोसिट्रिजिन ये सब क्या होती हैं, सिडेशन कॉज करती हैं, ये सिडेशन कॉज करती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि मतलब होता क्या था, जो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग थी लिवोसिट्रिजिन वगैरह, तो इसमें क्या होता था कि हम लोग दिन में नहीं देते थे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता था, क्योंकि सिडेशन हो रहा है, आप खा लेंगे, पता लगे बाइक राइड कर रहे हैं और जाके फैल गए, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है यहाँ पर। तो इस वजह से जब सेकंड जनरेशन की ड्रग आई तो वो क्या हुआ, तो वो सिडेशन कम कॉज करती है, मतलब कि अगर वो पहले ज़्यादा करती थी, अब मतलब ना के बराबर है, थोड़ी बहुत कॉज करती है, लेकिन हाँ कॉज फिर भी करते हैं वो जो सेकंड जनरेशन की ड्रग आई जो लिवोसिट्रिजिन वगैरह। तो इसी वजह से डॉक्टर उसको क्या करता है, रात में प्रिस्क्राइब करता है कि इंसान खा करके उसको सो जाए और उसका जो होता है कि इफेक्ट अच्छा मिल पाए।